वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल योद्धा। दिस इज अंकिता हियर। आज की क्लास में हम जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो हिस्ट्री है वो सब कवर अप करेंगे। ठीक है। जो हमारे नेट के सिलेबस में यूनिट दी हुई है इंटरनेशनल रिलेशन, जिसके अंदर थियरीज दी हुई हैं और इवेंट्स दी, काफी इवेंट्स दी हुई हैं, यूएन दिया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले मैं वो यूनिट कराऊंगी। उसको समझने के लिए एक बार मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि आप इंटरनेशनल रिलेशन की हिस्ट्री को समझे। ठीक है। क्योंकि कोई भी थियरी जब बनती है तो उसके जो भी उस टाइम का जो सेटअप होता है, उस टाइम का जो टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग बनती है। तो इंटरनेशनल रिलेशन इवेंट शेप करती हैं। जो भी थियरी होती है उसे इवेंट शेप करती हैं। ठीक है। जैसे कार्ल मार्क्स अपने टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे एक्सप्लॉयटेशन था वर्कर्स का, तो उन्होंने अपनी वो जो वर्कर वाली थियरी दी और सरप्लस वैल्यू वगैरह वगैरह वो सारी थियरी दी। ठीक है। तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी थियरीज दी जाती है। कोई भी थियरी है टाइम के अकॉर्डिंग सेट होती है। ठीक है। तो इस वजह से जो भी इवेंट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन की हिस्ट्री में वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ये वाली हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रिलेटेड है। और जो यूपीएससी का सिलेबस है हर किसी के लिए रेलेवेंट है। इस क्लास को मैं बहुत ही ब्रीफ रखने वाली हूँ, मतलब एक इंट्रोडक्टरी टाइप की क्लास रखने वाली हूँ, ताकि आपको एक मैप बन जाए आपके माइंड में हमें क्या पढ़ना है। ये वाली क्लास रेलेवेंट होगी जो भी एमए के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। बीए ऑनर्स में भी हम काफी पढ़ते हैं और जो नॉर्मल बीए प्रोग्राम करते हैं उनमें भी ये काफी रेलेवेंट है। ठीक है। तो आज की क्लास में स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एक कोट मैंने उठाया है। पॉलिटिक्स इज द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट एंड हिस्ट्री इज द पॉलिटिक्स ऑफ पास्ट। ठीक है। मुझे ये काफी अच्छा थॉट लगा, एंड्रयू हेवुड की बुक से मैंने ये उठाया था। ठीक है। ये कहता है कि जो पॉलिटिक्स है वो हिस्ट्री है प्रेजेंट की। ठीक है। जो कि बाद में जाके फिर हिस्ट्री बन जाती है। हिस्ट्री इज द पॉलिटिक्स ऑफ पास्ट। कितनी मतलब अच्छे से ये लाइन एक रिलेशन को बताती है पॉलिटिक्स और हिस्ट्री का। ठीक है। आज की क्लास में जो भी एंशियंट से लेके मॉडर्न जो हिस्ट्री है कैसे शेप हुई, क्या क्या इवेंट्स हुई, वो मैं जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स है वो कवर अप कराऊंगी। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो एंशियंट से भी पहले जो प्रिमिटिव सिविलाइजेशन थी। उसके अंदर क्या था कि जो मनुष्य पहले तो होमोसेपियन था, देन ह्यूमन बीइंग बना उससे। तो ह्यूमन बीइंग बनते ही उससे मतलब वो हंटर गैदरर टाइप का था, मतलब हंट करना, शिकार करना, उसे गैदर करना, खाना, अपना खाना, बस यही उसकी नीड्स थी। और सेक्सुअल नीड थी, बस ओनली ये टाइप की नीड थी। उसे ये नहीं पता था सिविलाइजेशन के अंदर कैसे रहना है, क्या इनोवेशंस है, इस टाइप का उन्हें नहीं पता था। देन उसके बाद इमर्ज हुई कुछ एंशियंट सिविलाइजेशन। ठीक है। जिसके अंदर मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 3500 बीसी के आसपास इमर्ज हुई थी डिफरेंट पार्ट, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है। जो मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन है उसे कहते हैं क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि उसके अंदर से तीन इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन इमर्ज हुई थी, सुमेरियन, बेबीलोनियन एंड असेरियन। ठीक है। ये तीन ही सिविलाइजेशन थी जो मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन से आई थी। देन चाइनीज सिविलाइजेशन, ये काफी बाद की है वैसे। देन उसके बाद डिफरेंट एम्पायर्स बनने लगे। हर जगह ही ऐसा था, ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर ऐसा ही था। डिफरेंट एम्पायर बनने लगे, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एम्पायर इमर्ज हुए। ठीक है। देन उसके बाद एक एज आई जो मिडल एज कहते हैं, जिसे हम डार्क एज भी कहते हैं। ठीक है। उस टाइम पे क्या था, चर्च का बोलबाला इतना ज्यादा हो गया था, ह्यूमन बीइंग को एक जस्ट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा था। ठीक है। देन वो डार्क एज, वो यूरोप के अंदर डार्क एज जिसे कहते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे पोस्ट वैदिक पीरियड जिसे हम बोल देते हैं, जिसमें मतलब काफी ऐसे पाखंड वगैरह वगैरह ये सब इमर्ज हो गए थे। देन उसके बाद नेक्स्ट आया राइज ऑफ वेस्ट, जिसे हम मॉडर्न पीरियड बोल देते हैं, मॉडर्नाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है। राइज ऑफ वेस्ट में अगली स्लाइड में लिखा हुआ है, मैं पढ़ती हूँ। जो राइज ऑफ वेस्ट हुआ वो यूरोप का हम मेनली कंसिडर करते हैं, यूरोप के अंदर। ठीक है। नॉर्मली हम मतलब जो वेस्ट है उसे यूरोप, बाद में हम यूएसए को भी काउंट करने लगे। ठीक है उसमें, क्योंकि यूएसए यूरोप के बाद इमर्ज हुआ था। बट यूरोप के अंदर बहुत सारी इवेंट शेप हुई थी, वर्ल्ड वार हम भी यूरोप से एसोसिएट करते हैं। देन ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, देन 30 इयर्स वॉर, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सब यूरोप के अंदर कंसंट्रेट हुआ था। ठीक है। काफी इवेंट्स ऐसी हुई। तो राइज ऑफ वेस्ट को हम नॉर्मली यूरोप, वेस्टर्न वर्ल्ड से करते हैं। ठीक है। जो कि हम वेस्टर्नाइजेशन भी बोल देते हैं।
ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी यूरोप बेस्ड सिविलाइजेशन डोमिनेटेड द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। जो 16th सेंचुरी का टाइम था, उस टाइम पे जो यूरोप की सिविलाइजेशन थी वो डोमिनेट करने लगी वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म को, ठीक है। क्योंकि वहां पर देखो रेनेसा आ गया था, रिफॉर्मेशन आ गया था, देन उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। तो जो यूरोप की सिविलाइजेशन है वो और सभी सिविलाइजेशन और सभी लोगों से मतलब काफी ऊपर समझी जाने लगी, उसे एक मॉडल समझा जाने लगा। देन उसे हम नॉर्मली क्या रेफर कर देते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन। और जो 16 सेंचुरी 17 सेंचुरी का पीरियड था उसे एज ऑफ डिस्कवरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जिस वजह से, ठीक है, वो सब बोल देते हैं। देन एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो यूरोप की कंट्रीज थी उन्होंने इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया था, इतने मतलब अपनी डेवलपमेंट कर ली थी कि उन्होंने जो प्रोडक्ट थे वो इतने बनाने स्टार्ट कर दिए थे, उन्हें कॉलोनीज चाहिए थी रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दिया, उन्हें अपना मार्केट चाहिए था। तो उस उसके बाद कौन सी एज आई, एज ऑफ इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, ठीक है, वो सब एज आई जिसके अंदर एक्सप्लोरेशन के अंदर पहले डच स्टार्ट हो गए, देन सॉरी पहले पोर्तुगीज निकले थे एक्सप्लोरेशन के लिए, देन स्पेनिश, देन ब्रिटेन, फ्रेंच, डच, ये सब निकले और इन्होंने अलग अलग अपनी कॉलोनीज बनाई, ठीक है। अफ्रीका, वेस्टर्न अमेरिका, अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, देन उसके बाद एशिया के अंदर हर जगह अपनी कॉलोनीज बनाई। देन नॉन वेस्टर्न सोसाइटी केम मॉडल, केम टू मॉडल, कम कम टू कर लो, ठीक है। कि जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटी थी वो यूरोप के मॉडल को एक मतलब ऐसा मॉडल समझने लग गई कि हमें भी वैसा बनना है, ठीक है। उसे एक मॉडल की तरह ट्रीट करने लग गई कि एक बेस्ट मॉडल है, उसी के तर्ज पे चलना है, मतलब उसी की तरह, मतलब वैसा ही हमें खुद को बनाना है, वैसे ही रिफॉर्म करना है, ठीक है। चाहे पॉलिटिकल, सोशियो एजुकेशनल, हर फील्ड के अंदर यूरोपियन मॉडल को एक मतलब एक क्या बोलते हैं, एक आई कांट फाइंड द वर्ड मतलब एक अपना जो भी आदर्श की तरह, ठीक है। इंग्लिश में मुझे अच्छा वर्ड मिल नहीं रहा, एकदम से माइंड में नहीं आ रहा। एक आदर्श की तरह ट्रीट करने लगे, ठीक है। देन उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉवरन स्टेट। जो 16th और 17th सेंचुरी का पीरियड था उस टाइम पे सॉवरन स्टेट्स का इस्टेब्लिशमेंट होने लगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हम कंक्लूड करते हैं जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी 1648 के अंदर, उससे, ठीक है। जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया ट्रीटी थी वो 1648 के अंदर हुई थी, और वो क्यों हुई थी, जो यूरोप के अंदर 30 ईयर वार चल रहा था 1618 से, वो उसे एंड करती है। और ये वार क्यों चल रहा था, ये नॉर्मली रिलीजियस था। वैसे काफी राइटर अपने अपने व्यू देते हैं, बट नॉर्मली रिलीजियस था। जो भी जो चर्च थे रोमानियन कैथोलिक, उनके बीच में, ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, ये सब अपने आप में ही क्लैश कर रहे थे, इस टाइप से अपने आप को डोमिनेट करने की एक होड़ लगी हुई थी। तो वो 30 ईयर वार उस पे था, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं हम। उसके बाद आया एज ऑफ इंपीरियलिज्म, कि अब जब वेस्टर्न सोसाइटीज ने इतनी वो डेवलपमेंट कर ली है, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया है, अब उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मार्केट चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कॉलोनीज के लिए रेस लगानी स्टार्ट कर दिया आपस में, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन होने लगा, लोग इधर उधर मूव करने लगे, स्लेव ट्रेड आ गया, ठीक है। इस टाइप की काफी चीजें आ गई इंटरनेशनल स्टेज पे। देन नेक्स्ट आता है इवेंट्स। मैंने काफी इवेंट्स यहाँ पे कोट किए हैं। 19th सेंचुरी की क्या क्या इवेंट थी वो हम देख लेते हैं। 19th सेंचुरी, ओके, यहाँ पे 18 to 19 कर लो, ठीक है। क्योंकि काफी ऐसी इवेंट थी बहुत ही छोटी छोटी माइनर जो हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं कंसीडर करते। उसके अंदर आ जाएगा जैसे 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, ये तीन आइडियल्स बाहर निकल के आए, जिसके तर्ज पे मतलब और भी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। कॉलोनीज के खिलाफ में एक मतलब नेशनलिस्ट वो सब फीलिंग्स आई, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे रह गई,
जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया थी 1648 के अंदर, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसमें ना पहली बार जो सॉवरन स्टेट्स थे उन्हें मतलब मान्यता दी गई। जो सॉवरनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से निकल के आया, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया वहां पे फिर नेशन स्टेट बनने लगे, नेशनलिज्म आया, ठीक है, वो सब हुआ। देन ये मैं यहाँ पे पहुंची थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, देन अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ 1776 के अंदर, जो अमेरिका की डिक्लेरेशन हुई कि अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। देन उसके बाद अमेरिकन सिविल वॉर 1861 के अंदर, काफी ऐसी इवेंट हुई थी, ठीक है, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री को शेप करती हैं। ये मतलब नेशनल लेवल पे थी, इंटरनेशनल लेवल पे इतना कुछ नहीं था। फ्रेंच के अंदर नेपोलियन, जिसने मतलब काफी कंट्रीज को इन्वेड किया था। और एक पहले रह गया रोमन एम्पायर का, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अंदर। देन नेक्स्ट मूव करते हैं हम 20th सेंचुरी की कुछ इवेंट्स देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब आप मान के चलो कि हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री हम नॉर्मली बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, ये ही हमारे लिए सबसे ज्यादा कोर है, ठीक है। 21st सेंचुरी की ये सारी इवेंट्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो इवेंट है, जो इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ कंसिडर किया, मैं आपको पहले ही कह रही हूँ ये ब्रीफ क्लास है, मैं सारी चीजें नहीं करवा सकती एक क्लास में। दैट्स वाई मैंने जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है वो ही यहाँ पे कंसिडर किए। यू कैन ऐड दिस, कि आप ऐड ही कर सकते हो, इसमें कुछ सब्जेक्ट नहीं होगा। जब हम एक एक इवेंट्स को पढ़ेंगे, कोल्ड वॉर वगैरह वगैरह, तो हर चीज को खोल खोल के पढ़ेंगे, उसके अंदर काफी चीजें ऐड करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है ताकि आपके माइंड में एक मैप बन जाए, क्योंकि बच्चे नॉर्मली उन्हें पता नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से आ गया, ठीक है, एकदम से। दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस। तो जो सबसे पहले 1904 के अंदर रशियो जापानीज वार, जो रशिया और जापान का वार हुआ था, ठीक है। तो जापान एक एशियन कंट्री है। ये वॉर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जापान एक एशियन कंट्री है। इससे पहले जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो डोमिनेट कर रही थी यूरोप के अंदर। अब जो एक एशियन कंट्री, इतनी छोटी कंट्री जापान, वो रशिया को हरा देती है, ठीक है, 1905 के अंदर। तो एकदम से मतलब वर्ल्ड स्टेज पे ऐसा हंगामा सा हो गया था कि ये कैसे हो गया, मतलब एक पावर शिफ्ट हो गया था पूरे वर्ल्ड स्टेज पे, ठीक है। और ये वार क्यों हुआ था? क्योंकि मतलब मंचूरिया और कोरियन, मंचूरिया एक टेरिटरी है, ठीक है। देन कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो प्रेजेंट में है, ठीक है। तो उसके ऊपर हुआ था। तो दोनों कंट्रीज आपस में मतलब ये था कि किसकी सॉवरेनिटी हो इन दोनों एरिया पे। तो जापान ने मतलब मंचूरिया पे रशिया का सॉवरन अधिकार मान लिया था, बट जापान चाहता था कि कोरिया के ऊपर रशिया भी हमारा सॉवरन मतलब अधिकार माने, हमारा कब्जा माने। बट रशिया ने मना कर दिया था। और रशिया मतलब अपने साइज के अकॉर्डिंग भी ये मतलब उसे पता, वो यूं सोचता था कि अगर युद्ध भी हुआ तो मैं जीतूंगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ, जापान जीता, ठीक है। जिसके बाद रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन भी हुआ 1905 के अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे। रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर काफी रिवॉल्यूशन है जो आएंगे, ठीक है, जब रशिया की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है जो नेक्स्ट मेजर इवेंट हुई वो है वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के इतने रीजन है, मतलब एक करेक्ट रीजन तो हम दे नहीं पाएंगे, बट हम इसके अंदर आपको मैं बता देती हूँ एक बार इंट्रोडक्शन के लिए। रियलिज्म मतलब रियलिस्टिक थ्योरी पढ़ेंगे, आइडियलिस्टिक पढ़ेंगे, कंजर्वे कंजर्वेटिज्म अगे, मतलब इतनी थियरीज पढ़ेंगे, फेमिनिस्ट। तो कोई भी इवेंट होती है तो जो थियरिस्ट होते हैं उस इवेंट मतलब किसी भी लाइन के, रियलिज्म के हो चाहे आइडियलिज्म के हो चाहे कोई भी लाइन के हो, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हो, कोई भी हो, तो वो अपने अकॉर्डिंग उस इवेंट को मतलब उस इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग उसकी एक्सप्लेन देते हैं, कि ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्यों हुई, क्यों मतलब उसके रीजन क्या थे, ठीक है। तो रियलिस्ट का कुछ मानना है, आइडियलिस्टिक का कुछ मानना है, ठीक है। तो हम एक रीजन इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। वैसे कोई भी चीज कुछ भी हैपन होता है तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। हर एक मतलब किसी भी चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर चीज एक इवेंट को शेप करने के लिए इतने सारे रीजन होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर काफी रीजन, जैसे कि ट्राई पार्टी अलायंस हुआ था। देन उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। और
जापान वॉर, बहुत सारे ऐसे वॉर हैं, मतलब इतने रीजन है ना, आप पढ़ेंगे। ओके, कहाँ पहुंच गए यार, मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है। ओके, वर्ल्ड वॉर के आप रीजन काफी पढ़ेंगे, मैं वर्ल्ड वॉर जब सेपरेटली कवर अप कराऊंगी तो उसमें काफी रीजन है, ठीक है। और ये स्टार्ट क्यों हुआ था, ये जो असैसिनेशन कर दिया था आर्क ड्यूक, जो आर्क ड्यूक फ्रेंड्स ऑफ फ्रेडिलैंड, ठीक है, उनका असैसिनेशन हो गया था। और किसने किया था, सर्बियन जो एक ग्रुप था, ब्लैक हैंड ग्रुप, उसने उस एम्परर का मतलब असैसिनेशन कर दिया था। उसके बाद वॉर स्टार्ट हो गया था। देन नेक्स्ट है 1970 का रशियन रिवॉल्यूशन। ओके, रशियन रिवॉल्यूशन की सबसे खास बात क्या है कि रशियन रिवॉल्यूशन के बाद एक कम्युनिस्ट स्टेट बना, ठीक है, वर्ल्ड स्टेज पे पहली बार एक कम्युनिस्ट स्टेट बना जिसका कार्ल मार्क्स सपना देख रहे थे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है जो कि यूएस से डोमिनेट कर रहा है, वो उसकी हेजेमनी को चैलेंज हुआ, ठीक है। एक कम्युनिस्ट स्टेट वहां पे उभर के आया, तो रशियन रिवॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए है। देन नेक्स्ट है 1990 की ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ये ट्रीटी हुई थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, और जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है वो एक इस टाइप से है कि जो भी वॉर के रिप्रेशन थे, जो भी उसके लिए जिम्मेदार था, उसको जिम्मेदार ठहराया गया, उसके ऊपर रिप्रेशन को भरने की मतलब उसके ऊपर दबाव डाला गया, उसके ऊपर लोन मतलब लोन नहीं, एक वो लगा लो कि वार के लिए गिल्ट उसके ऊपर थोपी गई, ठीक है। तो ये नॉर्मली किसके ऊपर थोपी गई, जर्मनी के ऊपर, ठीक है। और राइज ऑफ जर्मनी उसी का, जो कि हिटलर के अंडर में हुई थी, उसी का रीजन है। जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है वो एक सबसे मतलब एक गिल्ट टाइप की थी, एक उसके ऊपर धब्बा टाइप की थी जर्मनी के ऊपर, जिस वजह से जर्मनी में हिटलर का राइज हुआ, ठीक है, और वर्ल्ड वॉर टू हुआ। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू पूरा शेप हुआ, पूरा वहां पे हुआ, ठीक है। देन नेक्स्ट लीग ऑफ नेशन बना था ट्रीटी ऑफ वर्सली के बाद। लीग ऑफ नेशन क्या था, एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई कि ताकि फ्यूचरिस्टिक वॉर ना हो, कोई भी हमारी फ्यूचर जनरेशन फिर से कोई वॉर ना देखे, ठीक है। तो उसके लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया, बट दिस इज टोटली फेल, क्योंकि जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ वो इसी का ही मतलब प्रूफ देता है कि ये फेल है, ठीक है। देन नेक्स्ट है 1922 के अंदर मुसोलिनी ने इटली के अंदर पावर सीज की, ठीक है, जो उसकी ब्लैक शर्ट नाम से फोर्स थी, उसने जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिस से वो सारे कब्जे में लिए और पावर में मुसोलिनी आ गए इटली के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट है 1929 का वॉल स्ट्रीट क्रैश, जिससे ग्रेट डिप्रेशन हुआ। और ये क्यों हुआ था, यूएसए का जो स्टॉक मार्केट था वो बिल्कुल क्रैश हो चुका था। तो उस वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ग्रेट डिप्रेशन आ गया। इसके काफी रीजन होते हैं, मनी सप्लाई घट जाती है, ठीक है, इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारे रीजन है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है 1931 टू 32, इसके अंदर क्या हुआ, अब जो जापान, आपको एक बात रह गई ना हमारी, देखो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर दो साइड में वॉर हुआ था, ठीक है, दो मतलब अलायंस से। इस साइड में था ट्रिपल अलायंस, ठीक है, जिसके अंदर कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, ठीक है। बाद में किस किस ने ज्वाइन कर लिया था, सर्बिया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जापान, इटली, रोमानिया, बहुत सारी कंट्री थी, पुर्तगाल, ग्रीस, यूएसए ने फिर बाद में ज्वाइन किया था, ठीक है। इसको मतलब ये स्टार्टिंग में तो सिर्फ ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया थे, देन बाद में ये सारी पार्टीज उसमें ज्वाइन हो गई थी। देन दूसरी साइड में कौन थी, सेंट्रल पावर थी, सेंट्रल पावर्स, ठीक है। सेंट्रल पावर्स के अंदर कौन था, जर्मनी था। देन उसके बाद ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, ओके। देन उसके बाद बुल्गे तुर्की ने भी इसी के साइड में ज्वाइन किया था, देन बुल्गारिया, ठीक है, जो इनकी साइड से लड़ा था। ये सारी कंट्री सेंट्रल पावर्स थी, ठीक है। बाद में इन्हें हारना पड़ा था, इनके ऊपर ही वार की जो गिल्ट थी वो थोपी गई थी, वार की जो कंडीशंस थी वो थोपी गई थी, रिप्रेशन भरने के लिए फोर्स किया गया था, ठीक है। ये सेंट्रल पावर्स के ऊपर किया गया। देन ओके, यहाँ पे देखो, जापान जो था उसने अभी वर्ल्ड वॉर वन के अंदर तो इसका साथ दिया था, जो ट्रिपार्टी अलायंस था, ट्रिपल अलायंस था उसका, ठीक है, मतलब जो अलाइड पावर थी उनका साथ दिया था।
देन वर्ल्ड वॉर टू के अंदर अब क्या हुआ, जापान के अंदर इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, इतना मतलब वो अपने आप में समर्थ हो चुका था कि अब उसकी मतलब एक्सपेनिज्म की पॉलिसी उसने स्टार्ट कर दी थी कि मतलब एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि वो खुद इतना इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था, उस किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। तो जापान ने इन्वेड किया मंचूरिया पे, ठीक है। और इसी के साथ में क्योंकि लीग फंक्शन नहीं कर रही थी, काफी ऐसे भी रीजन थे, काफी रीजन थे, ठीक है, कि जापान ने क्यों विड्रॉ किया, बट जो इन्वेड किया मंचूरिया पे, देन जापान ने विड्रॉ भी कर लिया लीग ऑफ नेशन से उसी टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे जापान एक डायनेस्टी थी, उसका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है इसलिए मैं मेंशन नहीं करूंगी, ओके। तो उसके अंडर में था, तो वो एक्सपेनिस्टिक पॉलिसी थी उनकी, फिर वो मंचूरिया पे इन्वेड करते हैं और उसी के साथ में जापान विड्रू कर लेता है लीग ऑफ नेशन से। देन उसके बाद हिटलर चांसलर बनते हैं जर्मनी के 1933 के अंदर, और इसी के साथ में हिटलर ने मतलब इंडस्ट्रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया जर्मनी को, उसके अंदर वेपन्स, मतलब बहुत ज्यादा इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया कि जर्मनी अपने आप में समर्थ हो चुका था। अपने जो उसके अंदर गिल्ट था वर्ल्ड वॉर वन का, जो उसकी बेइज्जती हुई थी, ठीक है, जो इमेज थी वो वापस पाना चाहते थे, तो हिटलर ने वो अपनी एक्सपेनिस्टिक पॉलिसीज वो सारी अपनाई, ठीक है। और हिटलर चांसलर बना जर्मनी का, और इसके साथ में ही हिटलर ने एक मूव और लिया था, और उसके बाद में इन्होंने लीग ऑफ नेशन से भी विड्रू कर लिया। अब उसके बाद उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं रही, और जो जर्मनी है वो मतलब हर एक नेशंस के ऊपर अटैक करने लगा, काफी अटैक किए थे हिटलर ने, ठीक है। वर्ल्ड वॉर पोलैंड के ऊपर किया था, तब उसके बाद वार स्टार्ट हो गया था। देन नेक्स्ट आता है 1934 के अंदर क्या हुआ, माओ जेडोंग ने अपनी लॉन्ग मार्च स्टार्ट की थी, जो हिस्टोरिक मार्च कहते हैं जिसे, मतलब जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के अंदर पावर के अंदर आई थी, ठीक है। 1949 के अंदर कम्युनिस्ट चाइना बन चुका था, फिर उसके बाद उसके बाद ये इवेंट, वैसे चाइना जब हम पढ़ेंगे चाइना का राइज वगैरह वगैरह, तो उसमें कवर अप करेंगे। देन नेक्स्ट है 1939 के अंदर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू हो गया, ठीक है। अब कितने दिन मतलब कोई इंसान रुकेगा अपने मन में कुंठा लेके, तो वर्ल्ड वॉर टू हो गया। तो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर क्या हुआ, 1 सितंबर 1939 के अंदर नाजी जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर इन्वेड कर दिया, तो उसी के साथ वार स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जो अलाइड पावर थी वो यूके फ्रांस ये सब थे, एंड जो एक्सिस पावर कौन थी, जर्मनी इटली एंड जापान थी, ठीक है। अब जर्मनी और इटली जिसके अंदर तो मतलब फासिज्म नाजिज्म वो सब था, जापान ने भी उन्हीं का साथ दिया था। उसका रिजल्ट उन्होंने भुगता ही था, न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, वो सब। तो इसके अंदर क्या हुआ, फिर से एक्सिस पावर हार गए थे, बट जर्मनी ने भाई घुटने टेक दिए थे रशिया के भी इस वॉर में, ठीक है। इसमें एक्सिस पावर थी वो जीत गई थी, और जो सॉरी अलाइड पावर थी वो जीत गई थी, और एक्सिस पावर थी वो हार गई थी बेचारी। देन जर्मनी को उसके बाद चार भागों में बांटा गया, पोस्टडैम ट्रीटी हुई, वो सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। देन कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया उसके बाद, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तब, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर हो गया था 1945 के अंदर। और उस टाइम पे पहली बार न्यूक्लियर वेपन का यूज हुआ वर्ल्ड स्टेज पे, ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ था, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये आपको पता है। देन नेक्स्ट है कुछ कोल्ड वॉर की इवेंट्स करते हैं, देखो 1945, अब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है और जो यूएसए लेड ब्लॉक है, उन दोनों के बीच में सस्पिशन हो चुका है एक दूसरे के प्रति। आप मतलब रीजंस पढ़ेंगे कि कोल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुआ, तो उसका एक वैलिड रीजन, मतलब काफी थियरिस्ट ने अपनी अपनी तरह से उस इवेंट को मॉडिफाई मैनिपुलेट किया है, बट काफी रीजन है उसके। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन हम पढ़ेंगे, सस्पिशन पढ़ेंगे एक दूसरे पावर की, अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने की होड़, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे उसके अंदर। उसकी वजह से कोल्ड वॉर धीरे धीरे शेप करता गया, ठीक है। 1945 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुई थी वो थी यूएन क्रिएट हुआ था, ठीक है। एक फिर से एक इंटरनेशनल बॉडी क्रिएट हुई थी, यूएन जिसे कहते हैं। और
इसके अंदर मेंबर स्टेट मतलब धीरे धीरे कंट्रीज पार्टिसिपेट करने लगी और बोथ यूएसए और यूएसएसआर इसके पार्टिसिपेंट थे, ठीक है। पहली वाली लीग में क्या था कि यूएसए एंड यूएसएसआर पार्टिसिपेंट नहीं थे, तो उस वजह से वो एक फेलियर निकली। देन इसमें यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों पार्टिसिपेंट थे, बट दोनों के बीच में सस्पिशन था, उसकी वजह से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। कोल्ड वॉर एक कोल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुई थी दोनों का, दोनों जो यूएसए और यूएसएसआर ब्लॉक है उसके बीच में, ठीक है। उसमें सिर्फ प्रॉक्सी वार चले थे। ये एक वार था जो आइडियोलॉजी को फैलाने का था, ठीक है। और यूएसए डोमिनेट कर रहा था, जो कि लिबरल वर्ल्ड था, ठीक है। लिबरल वर्ल्ड था, उसे यूएसए डोमिनेट कर रहा था, और जो यूएसएसआर था वो कम्युनिस्ट को डोमिनेट कर रहा था। अब देखो, जो वर्ल्ड वॉर टू हुआ, तो जर्मनी जैसे बीच में था, तो जर्मनी के चार हिस्से कर दिए गए, और चारों पे जो भी अलाइड पावर थी जो जीती थी वॉर के अंदर, उसे चारों हिस्से दे दिए गए थे। अब जब एक हिस्सा रशिया को मिला था, और जो तीन हिस्से थे वो अलाइड पावर की मतलब सॉरी, जो यूएसए डोमिनेटेड वर्ल्ड था, लिबरल वर्ल्ड था, उन कंट्रीज को दिया गया था, ठीक है। तो अब जो तीनों कंट्रीज बची हुई थी रशिया को छोड़ के, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम अपने हिस्से को एक साइड में मिला लेंगे, और जो रशिया का हिस्सा है वो एक साइड में रह गया था, और जो पूरा यूरोप था वो दो हिस्सों में बढ़ गया था। एक ईस्टर्न यूरोप, एक वेस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप था वो यूएसएसआर के मतलब इन्फ्लुएंस में था, वहां पे यूएसएसआर डोमिनेट कर रहा था, एंड जो वेस्टर्न यूरोप था उसके अंदर यूएसए डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। यही याद रखना, पूरा कोल्ड वॉर इसी पे चल रहा है। देन नेक्स्ट है 1946 की एक इंपॉर्टेंट इवेंट और है, दैट इज न्यूरमबर्ग एंड टोक्यो वार क्राइम्स। जो न्यूरमबर्ग के अंदर जो भी जर्मनी के जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे, जो कि नाजी जो हिटलर था उनकी पॉलिसीज पे चल रहे थे, ठीक है, तो उनके ऑफिशियल्स को हैंग किया गया, उन्हें मारा गया, ठीक है। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में जो भी वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उन्हें हैंग किया गया। देन टोक्यो ट्रायल्स में जो भी जापान के अंदर थे उन्हें मतलब हैंग किया गया। ये सब ट्रायल उसके लिए हुए थे, ठीक है। देन नेक्स्ट 1947 के अंदर क्या हुआ, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन अनाउंस हुई। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि हम वेस्ट मतलब जो यूएसएसआर थे, नहीं सॉरी, जो ईस्टर्न जो यूरोप है, मैं फिर गलत बोल रही हूँ, वेस्टर्न जो यूरोप है वो, उसकी हम हेल्प करेंगे, ठीक है। जो भी वार टॉर्न कंट्रीज है वेस्टर्न यूरोप के अंदर, उसे हम सप्लाई देंगे, इकोनॉमिक एड देंगे, ठीक है। तो वो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन थी। उसके बीच में एक आयरन कर्टेन स्पीच थी यूके पीएम की, वो भी कोल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। उसके अंदर क्या हुआ था कि उन्होंने कहा था कि वेस्ट और ईस्ट के बीच में एक आयरन कर्टेल है, ठीक है, जो कि वेस्ट और ईस्ट को कभी मिलने नहीं देगा। वो मतलब उनके बीच में एक कर्टेन की तरह काम कर रहा है, एक पर्दा है उनके बीच में जो हमेशा रहेगा, ठीक है, जब तक कि ये आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन चलता रहेगा। तो ट्रूमैन ने अपनी डॉक्ट्रिन अनाउंस की। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ही मार्शल प्लान बना, ठीक है। मार्शल प्लान क्या था कि जो भी वार्टन कंट्रीज हैं वेस्टर्न यूरोप के अंदर, उस उन्हें एड किया जाएगा, वो सब मार्शल प्लान है, ठीक है। इसके खिलाफ में वार्शा पैक्ट जो रशिया ने बनाया, ठीक है। वार्शा सॉरी, वार्सा पैक्ट तो नाटो के खिलाफ में था। एक प्लान रशिया ने भी लॉन्च किया था, उसका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है, वो रशिया ने लॉन्च किया था, ठीक है। देन इस साइड में नाटो बना। देन उन्होंने वार्शा पैक्ट बनाया, ठीक है। आपस में अलायंस बनते गए, सस्पिशन बढ़ता गया, ऐसे ही इवेंट शेप होती गई। जो कोल्ड वॉर का पीरियड है टोटली इसी पे डिपेंड है कि आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है, एक कंट्री अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ा रही है, एक अपनी को बढ़ा रही है, और जो अदर कंट्रीज है वो उनकी विक्टिम बन रही है, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम में जो यूक्रेन बन रहा है, ठीक है। देन बर्लिन ब्लॉकेड एंड एयरलिफ्ट, ये भी सारी इवेंट कोल्ड वॉर की है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था मैं अब बता देती हूँ। बर्लिन ब्लॉकेड एंड एयरलिफ्ट, बर्लिन के अंदर क्या हुआ था, जो जर्मनी की कैपिटल थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जो यूएसएसआर है उसने ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, जो भी सप्लाईज आ रही थी यूएसए की तरफ से या जो लिबरल वर्ल्ड है उसकी तरफ से, तो उसने उन्हें ब्लॉक कर दिया था। और ब्लॉक क्यों कर दिया था, एक करेंसी लॉन्च की थी, ड्यूस ड्यूशेज, मुझे अच्छे से बोलना नहीं आ रहा, आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है इसकी।
ड्यूशेज मार्क, ये करेंसी लॉन्च की थी यूएसए ने, ठीक है, पूरे बर्लिन के लिए। बट जो ये करेंसी, जो सोवियत यूनियन था, वो चाहता था कि ये करेंसी वापस ले। तो उसने पूरे बर्लिन को ब्लॉकेड कर लिया था, ठीक है, उनकी रेलवेज को, उनके जो भी रोड्स थे, कैनल एक्सेस थे, उन सबको ब्लॉक कर दिया था। और उसकी फिर उसके बाद यूएसए ने क्या किया था, वहां के जो लोग हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया था, ठीक है। तो बर्लिन ब्लॉकेड एंड एयरलिफ्ट ये इवेंट थी। देन उसके बाद है सोवियत एटॉमिक बम एक्सप्लोरेशन। सोवियत ने भी अपने आप को एटॉमिक बम मतलब अपना बना लिया था, एक न्यूक्लियर कंट्री बन चुकी थी, ठीक है, 1949 के अंदर। ये भी मतलब एक सस्पिशन ही हो गया। जो भी मतलब दूसरे, जब हम नॉर्मली हमारे पड़ोसी की अगर लड़ाई हो जाती है तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी वो एक्शन करता है वो हम ये सोचते हैं हमारे खिलाफ में कर रहा है, ठीक है। तो सोवियत और यूएसएसआर, सॉरी, यूएसएसआर एंड यूएस के बीच में भी यही कहानी थी। तो वो कुछ भी इवेंट करे थे, चाहे वो स्पेस में जाओ, चाहे वो न्यू टेक्नोलॉजी बनाओ, कोई भी एयरक्राफ्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो वो एक सस्पिशन के साथ देखा जा रहा था। आपस में दोनों में होड़ लग चुकी थी, ठीक है, उस टाइम पे आर्म रेस की, हर चीज की होड़ लग चुकी थी अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए। देन नेक्स्ट 1949 का चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ, जिससे क्या हुआ, एक और कम्युनिस्ट कंट्री बन गई, ठीक है, वर्ल्ड स्टेज पे। यूएसए से फिर मतलब यूएसए फिर से एक और कम्युनिस्ट कंट्री आ गई, तो उन्हें फिर से डर हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट उन्हें मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि अब और कम्युनिस्ट कंट्री नहीं की जाती, और इसी की वजह से क्या हुआ था, जो चाइनीज रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट चाइना आया था, जिसे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, ठीक है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, ओके सॉरी, पीआरसी, ठीक है, जिसे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। ये 1949 के अंदर बन चुका था, ठीक है। बट पीआरसी को यूएन के अंदर कोई जगह नहीं मिली थी। यूएन में जाके ये मेंबर बना था 1971 के अंदर, ठीक है। देखो, वेस्टर्न वर्ल्ड की हेजीमनी देखो यहाँ पे। तो पीआरसी को बल्कि पीआरसी डोमिनेट कर रहा था जो मेनलैंड चाइना था उसे। और जो पहले जो चाइना था वो सिर्फ एक ताइवान के पार्ट में था, बट उसे मेंबरशिप दी हुई थी, उसे ही चाइना मानते थे, जो यूएसए लेड ब्लॉक था वो, ठीक है। बट 1979 के अंदर चाइना को मेंबरशिप मिली थी, जो पीआरसी है उसे मेंबरशिप मिली थी, जो कम्युनिस्ट चाइना है उसे, ठीक है। द नेक्स्ट है कोरियन वॉर। ये सबसे मतलब पहली इवेंट या मतलब मेन इवेंट मानी जाती है, जो सॉरी, जो कोल्ड वॉर के अंदर हुई। कोरियन वॉर के अंदर क्या हुआ, जो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, उसने साउथ कोरिया के ऊपर इन्वेड कर दिया था। और जो नॉर्थ कोरिया है वो कम्युनिस्ट था, ठीक है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ, ये कम्युनिस्ट था। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, आप ध्यान से देख लेना, मतलब वैसे राइट लिख रही हूँ बट स्पेलिंग ठीक है, ऐसे ही लिख रही हूँ। ये कम्युनिस्ट था और ये लिबरल था, ठीक है। इसे एक लिबरल लीडर मतलब डेमोक्रेटिक लीडर मतलब वो कर रहा था, लिबरल लीडर, डेमोक्रेटिक नहीं, लिबरल लीडर, ठीक है। तो उसे लीड कर रहा था। तो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर अटैक कर दिया और अपने आप में अनेक्स करना चाहा। और नॉर्थ कोरिया मतलब उसे बैकअप कौन दे रहा था, चाइना और यूएसएसआर, जो कम्युनिस्ट कंट्री थी वो उसे बैकअप दे रही थी। और जो साउथ कोरिया था वो यूएस एंड अलाइड पावर जो भी थी उसके द्वारा बैकअप था, ठीक है। वो उसे बैकअप दे रही थी, उसे सपोर्ट कर रही थी, आर्म सप्लाई कर रही थी। बाद में क्या हुआ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में लड़ाई होती रही, ये 3 साल के मतलब 3 साल तक होती रही। उसके बाद इनके बीच में एक लाइन बनाई गई 39 पैरेलल, जो कि एक बफर जोन की तरह बनाई गई, कि दोनों कंट्रीज मतलब साउथ कोरिया नीचे की साइड रह जाएगा, नॉर्थ कोरिया ऊपर की साइड। और इनके बीच में बफर जोन कौन सी है, 39 पैरेलल, ठीक है। जो कि अभी तक भी वैसे ही है, और मतलब वो अभी तक भी बफर जोन की तरह ही बहुत ही मिलिटराइज्ड एरिया है, ठीक है। आप वहां पे देखोगे, मतलब बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, जिसमें आप देखोगे वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस देखना, वहां पे मतलब वॉल्स देखना, उन पे तारे देखना, ठीक है। कितना किस हद तक मिलिटराइज्ड है, इतना तो चाइना सॉरी, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, ठीक है। अब देखोगे तो। देन नेक्स्ट है वियतनाम वॉर।
वियतनाम वॉर ऑल्सो एक विक्टिम है जो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स जो चल रही थी, ठीक है। तो वियतनाम के अंदर क्या था, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, इसमें भी वही कहानी थी। नॉर्थ वियतनाम सोवियत और चाइना ने मतलब बैकअप दे रखा था, एंड साउथ वियतनाम के अंदर यूएसए था। यूएसए उसमें इंटरफेयर कर रहा था, उसमें मतलब डायरेक्टली अपनी फोर्सेस इन्वॉल्व कर रखी थी यूएसए ने, ठीक है, वियतनाम वॉर के अंदर। और यूएस ने फिर 1973 के अंदर विड्रॉल किया था, उसके बाद में आपस में मतलब एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस पीस एग्रीमेंट अकॉर्ड, ठीक है। देन दोनों यूनाइट हुए थे। वियतनाम वॉर के अंदर ही हम ये पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी। हंगरी पे इन्वेजन सोवियत का, ठीक है। ये क्यों किया था सोवियत ने, क्योंकि हंगरी के अंदर जो लोग थे वो चाहते, मतलब वहां के जो स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, सबसे पहले उन्होंने रिवोल्ट किया था। वो इस बात पे रिवोल्ट कर रहे थे कि जो यूएसएसआर है वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर क्यों दखलंदाजी कर रहा है, क्यों इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। तो उस रिबेलियन को दबाने के लिए सोवियत ने उस पर इन्वेड किया था 1956 के अंदर। द नेक्स्ट बर्लिन वॉल वाज इरेक्टेड 1961 के अंदर। क्या हुआ था, बर्लिन वॉल बना दी गई थी, ठीक है। ये वॉल क्यों बनाई, कि आपस में इंटरफेयर ना हो, मतलब सोवियत ब्लॉक इस साइड में रह गया और यूएसएसआर ब्लॉक, सॉरी, यूएसए ब्लॉक इस साइड में रह गया, और एक वॉल इरेक्ट की। गूगल पे आप इमेज सर्च करना उस वॉल की, आपको मतलब दिखेगी वॉल कि वो कैसे बनाई गई थी। काफी मतलब पुरानी इमेज, अभी तो वो वॉल टूट चुकी है। ये वो जो वॉल है ये सिग्निफाई करती है कोल्ड वॉर की जो मतलब इवेंट्स थी। ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट थी कि बर्लिन वॉल वहां पर बनी है, दोनों ब्लॉक आपस में अलग हो चुके हैं, ठीक है। जिसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया, मतलब उसे बनाया गया, ठीक है। अभी तक तो कोई ऐसा साइन नहीं दिख रहा था, ऐसी कोई लाइन नहीं दिख रही थी, अब वो लाइन हम देख सकते थे, टेंजिबल हो गई थी, ठीक है। देन नेक्स्ट है 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइस। क्यूबा के अंदर ये क्राइस हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो वहां की कंट्री की जो लीडरशिप थी वो सोवियत से हेल्प मांगती है कि वो वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स वहां पे लगाए, ठीक है, वहां पे इंस्टॉल किए। बट क्योंकि क्यूबा रशिया के पास में, सॉरी, यूएसए के पास में है, तो यूएसए ये चाहता था कि वो वहां पे ना लगाए, ठीक है। उसके अंदर सस्पिशन था कि वो अटैक करेगा, ठीक है। देन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक ऐसा पॉइंट माना जाता है जहां पर इतनी पास कन्फर्टेशन हो गई थी, इतनी पास में लड़ाई आ गई थी कि अब माना जा रहा था कि लड़ाई होगी ही रहेगी, बट ऐसा नहीं हुआ, वो भी वहां पे प्रॉक्सी वार की तरह हो गई। बाद में विड्रॉ कर लिया था दोनों कंट्रीज ने, ब्लॉकेड कर दिया गया था क्यूबा को यूएसए के द्वारा। यूएसएसआर ने बाद में विड्रॉ कर लिया था। फिर उसके बाद उसके बाद का पीरियड एक डिटेंट पीरियड है कोल्ड वॉर के अंदर। उसके अंदर काफी ऐसी ट्रीटीज हुई दोनों लीडरशिप के बीच में, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, जिससे काफी की ताकि वार को कम कर सके, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सके, ठीक है। काफी डिटेंट का जो पीरियड है जिसके अंदर कोल्ड वॉर काफी धीमा पड़ गया था, उसके अंदर काफी ट्रीटी हुई, जैसे साल्ट वन, ठीक है, वन टू। देन उसके बाद आईएनएफ ट्रीटी शायद उसी टाइम पे हुई थी, ये 89 के अंदर हुई थी, ठीक है, ये बाद में हुई थी। काफी ऐसी ट्रीटी हुई जिसके अंदर बैन किया गया है, ठीक है। उसी टाइम पे जो एनपीटी है वो ड्राफ्ट की गई। ओके, देन नेक्स्ट मूव करें हम। 1973 के अंदर ये हम थोड़ा कोल्ड वॉर से हटके करेंगे, बट काफी इन्वॉल्वमेंट है उसका भी, ठीक है। ऑयल क्राइसिस हुआ, पहला ऑयल क्राइसिस हुआ 1973 के अंदर। ये इसमें क्या हुआ कि जो ओपेक कंट्रीज हैं उन्होंने, जो कि सऊदी अरेबिया लीड करता है, ठीक है, उन्होंने इम्बार्गो लगा दिया ऑयल के ऊपर, ठीक है, कि हम मतलब इतना ही एक्सपोर्ट करेंगे और मतलब नहीं करेंगे। और क्यों किया ये एम्बार्गो, क्योंकि जो इसराइल के अंदर योम किपुर वार हुआ था उसके खिलाफ में, ठीक है, क्योंकि इसराइल वो वार जीत चुका था, योम किपुर वार। तो आप सर्च करना, जब हम इसराइल पैलेस्टीन को पढ़ेंगे ना, योम किपुर वार वहां आता है, ठीक है। तो वहां पे आता है, वहां पे उसके खिलाफ में ये इम्बार्गो इम्पोज किया गया था। ऑयल क्राइसिस 1979 के अंदर फिर से हुए थे, मतलब बहुत बार होते हैं, बट पहली बार ऑयल क्राइसिस 1973 के अंदर हुए थे, ठीक है। देन नेक्स्ट है 1979 के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन ईरान। इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ ईरान के अंदर, और जिसके बाद जो अयतोल्ला रुहोल्ला ख्वामी जो रिजीम थी वो वहां पे इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। 1979 पे वहां पे शरिया लॉज लगाए गए, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करें।
नेक्स्ट है सोवियत इन्वेड अफगानिस्तान 1979 के अंदर। ये आप डेट याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे ये नहीं चाहती आप डेट याद करें, ठीक है, बट आपको एक टाइम की सेंस होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डेट मेंशन किया। अगर आपके माइंड में नहीं भी रहती है कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट है सेंस आपको हो कि कौन सी इवेंट कब हुई थी, ठीक है। तो सोवियत ने इन्वेड किया अफगानिस्तान पे 1979 के अंदर। और अफगानिस्तान पे अफगानिस्तान पे उस टाइम पे क्या हुआ, उसने तालिबान रिजीम के अगेंस्ट में सॉरी सोवियत ने इन्वेड किया, बट उस टाइम पे जो मुजाहिदीन थे, तालिबान थे, उसने इसके खिलाफ में लड़ाई की थी, ठीक है। और मुजाहिदीन उसी टाइम से इमर्ज हुआ हुआ एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि आज वहां पे तालिबान बन के रूल कर रहा है, ठीक है। बाद में जो तालिबान था उस टाइम पे यूएसए उसे सपोर्ट भी करता था, बट इस टाइम पे फिर उसके बाद यूएसए पे अटैक हुआ, 9/11 हुआ, देन यूएसए ने वहां पे सपोर्ट करना छोड़ा था, ठीक है। देन 1985 में गोर्बाचोव बिकम द सोवियत लीडर। ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट सबसे क्यों है, ये इसका मैच द फॉलोइंग हमारे नेट में भी आया था, ठीक है। गोर्बाचोव सोवियत यूनियन के लीडर बने थे। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक लिबरल टाइप के लीडर थे, और उनकी लीडरशिप में ही जो कोल्ड वॉर था वो एंड हुआ था, ठीक है। तो 1985 में वो लीडर बने थे, उन्होंने दो पॉलिसीज बनाई थी, ग्लासनोस्ट एंड ब्रेजनेव। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये बहुत बार मतलब लगातार 2-3 साल से पूछ रहे थे कौन सी पॉलिसी का क्या मीनिंग है। ग्लास नोट एंड ब्रेज ब्रेजनो, ठीक है। ये दो डॉक्ट्रिन थी। ग्लास नोट डॉक्ट्रिन क्या थी, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आई, जैसे कि मीडिया के ऊपर सेंसरशिप हटाई गई, फ्रीडम दी गई, ठीक है, उस टाइप की। देन ब्रेजनो की क्या थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, थोड़ा लिबरल किया गया, ठीक है, वो सब रिफॉर्म किए गए। देन 1989 में बर्लिन वॉल जो कि 1961 के अंदर बनी थी, वो फॉल की गई, ठीक है, वो तोड़ दी लोगों ने। और क्यों तोड़ी गई, क्योंकि जो ईस्टर्न ब्लॉक था वो वेस्ट में जाना चाहता था। और वेस्ट में क्यों जाना चाहता था, क्योंकि वेस्ट के अंदर ज्यादा लिबरल वर्ल्ड था, वहां पर लोगों के पास अधिकार थे। बट जो ईस्टर्न वर्ल्ड था, जो कम्युनिस्ट के अंडर था, वहां पे अधिकार नहीं थे, लोगों को दबाया जा रहा था। एक मतलब टोटलिटेरियन सिस्टम बन चुका था, ठीक है। तो उस लिबर्टी के लिए, उस इक्वलिटी के लिए लोगों ने वो वॉल को तोड़ दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट 1990 के अंदर क्या हुआ, CSCE जो कि वहां पे जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, जो यूएसएसआर को लीड कर रही थी, उसकी मीटिंग हुई, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी मीटिंग हुई, और उसने जो कोल्ड वॉर था उसे फॉर्मली एंड कर दिया, ठीक है। वहां पे अनाउंस कर दिया कि कोल्ड वॉर एंड हो गई। ये भी मैच द फॉलोइंग में आया था, कब अनाउंस हुआ, ठीक है। देन 1999 के अंदर क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन था उसका कोलैप्स हो चुका था। वो मतलब उसके अंदर जो भी इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स थी वो बाहर आ गई थी, अलग अलग करीब 15 स्टेट्स उससे बाहर आई थी, ठीक है। और जो सोवियत यूनियन के जो सक्सेसर माना गया रशिया, और रशिया ने फिर जो वीटो पावर थी, जो सोवियत की वहां पर शीट थी यूएन के अंदर, वो हेड की, ठीक है, उसका सक्सेसर बन गया। देन नेक्स्ट है, और कोल्ड वॉर एंड हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड है, इसके अंदर पोस्ट कोल्ड वॉर की कुछ इवेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला जो गल्फ वॉर हुआ, जो 1990 से 91 के अंदर हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, एक जो एक कोलिएशन था 35 कंट्रीज का, उन्होंने अटैक किया किसके ऊपर, इराक के ऊपर, ठीक है। और अटैक क्यों हुआ, क्योंकि इराक ने कुवैत को अनेक्स कर लिया था। आप एयरलिफ्ट मूवी देखना, ठीक है, उसके अंदर देखना, जो इराकी फोर्स है वो कुवैत को मतलब कब्जे में ले लेती है। और क्यों ले लेती है वो, मतलब उसके मेन मतलब मेन मैं यही रीजन मानती हूँ, क्योंकि उसके पास कुएं थे, तेल के कुएं इतने थे, ठीक है, उसके लिए, रिसोर्सेज के लिए। तो जो एयरलिफ्ट मूवी है उसमें आप देखोगे कि उसमें अक्षय कुमार लीड रोल में, कि कैसे एयरलिफ्ट करते हैं वहां पे, इंडियंस कितने ज्यादा थे, वो सबसे बड़ा मतलब एक ऑपरेशन था जो इंडिया की तरफ से हुआ था, ठीक है। वहां पर वो देखना। देन उसके बाद नेक्स्ट है, ओके, कहाँ पहुंच गए हम, इसके अंदर दो ऑपरेशन कंडक्ट किए थे, और ये अटैक किसने किया था, यूएसए लेड ब्लॉक ने, ठीक है, जिसके अंदर यूके बहुत सारी कंट्री थी, 35 कंट्री थी।
नेटो लगा लो आप, ठीक है, जो पूरी नेटो कंट्रीज उन्होंने अटैक किया था। देन नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या क्या हुआ था, ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, देन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, काफी ऐसी थी। और कुवैत को वहां पे मतलब आजाद किया गया था, ठीक है, वहां पे इराक की फोर्सेस को बाहर निकाला गया था। देन नेक्स्ट है 1993 के अंदर यूरोपियन यूनियन बना। अब यूरोप के अंदर शांति हो गई, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, 2 हो गया, कोल्ड वॉर का वो विक्टिम हो गया, यूरोप ने इतना खो दिया वहां पे। अब यूरोप के अंदर शांति हो गई और यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। उससे पहले भी यूरोपियन यूनियन मतलब एक इनफॉर्मल वे में था, एक ग्रुप की तरह था, जहाँ पे यूरोपियन स्टील कोऑपरेशन मतलब ऐसी कुछ एक ग्रुप था। अब नाम पढ़ेंगे जब यूयू की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आप देखोगे कि ईयू था, बट फॉर्मली जो ईयू बना वो बना ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट जो हुई थी 1992 के अंदर, जिसे 1993 के अंदर अप्लाई किया गया था, उससे ईयू की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट है 1994 के अंदर अपार्थाइड जो रिजीम थी साउथ अफ्रीका के अंदर, वो खत्म हुई, ठीक है। अपार्थाइड एक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम है, जिसके अंदर जो गोरे काले उसके अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस किया जाता है, रेस के अकॉर्डिंग डिफरेंस किया जाता है, ठीक है। अपार्थाइड सिस्टम के अंदर कलर बेस पे जो डिफरेंस है वो किया जाता है, रेशियल सेग्रीगेशन किया जाता है, ठीक है। उसका एंड हुआ 1994 के अंदर। देन नेक्स्ट है 1998 के अंदर क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन। इससे पहले भी इंडिया ने टेस्ट किया 1774 के सॉरी 1974 के अंदर। उसमें क्या था, इंडिया ने कहा था कि ये पीसफुल टेस्ट है, ये हम कोई वेपन के लिए नहीं कर रहे हैं। बट 1998 का जो टेस्ट हुआ था उसमें हमने अपने आप को अनाउंस कर दिया था कि हम न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था, और उस टाइम पे एक ऐसा स्कॉलर्स मानने लगे थे कि जो साउथ एशिया है या साउदर्न पार्ट है एशिया है, उसके अंदर एक न्यूक्लियर वेपन की रेस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जैसे कि इंडिया ने किया 2 दिन, सॉरी कितने दिन बाद था मुझे अच्छे से याद नहीं है, उसके थोड़े दिन बाद ही पाकिस्तान ने टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो एक न्यूक्लियर वेपन रेस मतलब ऐसी मानी गई, उसकी वजह से उन्होंने सीटीबीटी को लाया, बट इंडिया ने साइन नहीं की थी एनपीटी और सीटीबीटी, ठीक है। देन नेक्स्ट है 2001 के अंदर क्या हुआ, टेरर अटैक हुआ। पहली बार यूएसए को समझ आया कि टेररिज्म एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। उस पे इंडिया मतलब इतनी बार कह कह के मर गया था, बट उसके कान पे जू भी नहीं रेंग रही थी। बट 9/11 का जो अटैक हुआ, उनमें उन्हें पता लगा कि टेररिज्म एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर इंटरनेशनल एफर्ट ही काम आएंगे, ठीक है। तो 9/11 के अंदर 4 प्लेन हाईजैक की थी अलकायदा ने, ठीक है, जिसके अंदर 2 प्लेन जो ट्विन टावर थे यूएसए के अंदर डब्ल्यूटीओ के, उनके अंदर स्मैश हुई थी, जाके उन पे जाके लगी थी, ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया था उन्होंने। देन थर्ड जो प्लेन थी वो पेंटागन के अंदर, जो यूएसए की आर्मी की विंग है, उसके बाद जो चौथी प्लेन है वो तो क्रैश ही हो गई थी, बट वो प्लान की गई थी जो यूएसए की फेडरल बिल्डिंग है उसके अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पे यूएसए को पता लगा कि एक टेररिज्म एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। देन उन्होंने वार ऑन टेरर वो सब स्टार्ट किया था। देन नेक्स्ट है 2001 के अंदर यूएस ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन किया था, ठीक है। और क्यों किया था, क्योंकि अफगानिस्तान ने अलकायदा के जो लीडर थे जो लादेन, उन्हें हैंड ओवर करने से मना कर दिया था। देन यूएस ने अफगानिस्तान पे इन्वेजन कर दिया था, ठीक है, मतलब अटैक कर दिया था। देन उसके बाद 2003 के अंदर क्या हुआ था, यूएस लेड इन्वेजन ऑन इराक। इराक के ऊपर क्या था, उसने कहा था इराक के अंदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, सद्दाम हुसैन रिजिम को हटाया गया था यहाँ से। देन नेक्स्ट है 2006 के अंदर क्या हुआ था, नॉर्थ कोरिया टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन। अब नॉर्थ कोरिया आ गया है ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर दिया है। नॉर्थ कोरिया अभी भी एक वीक में 2-3 टेस्ट तो वो करता रहता है, ठीक है, उसे और कोई काम नहीं है, फ्री है इतना कि ऐसे बम पटाखे छोड़ता रहता है जैसे दिवाली आ रही हो, 2-3 दिन में हर दिन टेस्ट करता है। देन एक वीक के अंदर 2-3 टेस्ट आप देखोगे न्यूज में मिलेगा आपको, ठीक है। देन 2007 एंड 9 के अंदर क्या हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, बट ये इतनी स्ट्रांग नहीं थी, कम टाइम के लिए थी, ठीक है। जो डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 39 तक चला था, वो 10 इयर्स तक चला था, ठीक है। बट जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो काफी कम टाइम के लिए थी, बट क्राइसिस आ चुकी थी, ठीक है। देन 2020 के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और भी इवेंट्स बीच में शेप हुई हैं, बट
मैंने इम्पोर्टेंट ही लिखी है जो मेरे माइंड में आई, ठीक है। 2020 के अंदर हम सबको मिला है किससे? कोरोना वायरस से, कोविड-19 से। और किसने मिलाया हमें? चाइना ने, ठीक है। हमें कोविड-19 से एक्सपीरियंस कराया कि क्या कोविड-19 है, ठीक है। जिसका हम अभी तक भी, मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक भी परिणाम भुगत रहे, पता नहीं कब तक चलेगा। देन कोविड-19 की आप क्राइसिस, उसकी रिजल्ट आपने देखे होंगे। इतनी, मतलब इतना ज्यादा लोगों, इन्फ्लेशन, लोग बेचारे इतने माइग्रेट हुए, इतनी ज्यादा डेथ, फाइनेंशियल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, मतलब हर चीज में क्राइसिस। कोविड-19 की इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ, पूरे वर्ल्ड पे हुआ, ये नहीं है एक कंट्री में ये क्राइसिस, तो पूरे वर्ल्ड में। और ये रिजल्ट किसका है? ये है रिजल्ट ग्लोबलाइजेशन का। तो वायरस भी ग्लोबल, हर चीज ग्लोबल, तो वायरस भी ग्लोबल, ठीक है। देन नेक्स्ट है रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जो 2021 के अंदर किया, सॉरी 22 है, मैंने फिर कर दी। 22 के अंदर रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, जो अभी में करंट में भी चल रहा है, ठीक है। ये बार मतलब बढ़ाए जा रहे हैं, पता नहीं इन दोनों ने क्या सोचा हुआ है। 2014 के अंदर जो क्रीमिया प्रोविंसी है यूक्रेन की, वो रशिया ने पहले ही अनेक्स कर ली थी, ठीक है। अब उन्होंने डॉनबास वगैरह वगैरह 4 और टेरिटरीज है, उन्हें भी इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया है, उन्हें एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा दे दिया है रशिया ने। अब वॉर, मतलब यूक्रेन अपने ऊपर लड़ रही है। आप पॉलिटिक्स रोजाना देखते ही हैं, न्यूज वाले इसी पे रिपोर्ट बनाए रखते हैं, स्पेशली जो प्राइवेट चैनल, उन्हें जैसे कि एक कंटेंट मिला हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्लास में काफी इवेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने बहुत सारी इवेंट कवर अप करा दी। इसमें आप कुछ ऐड ही कर सकते हैं, कुछ कम नहीं होगा। आई होप आपको समझ आई होंगी। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आई है किसी भी इवेंट में, मुझे स्पेशल क्लास बनानी है, जो कि आपकी अर्जेंट नीड है, अभी बनाओ, तो मैं बिल्कुल श्योरली बनाऊंगी। आप कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है। और अगर किसी भी तरह की कोई चीज समझ नहीं आई है, आप मुझे बता देना। मैं अगली क्लास में आपकी प्रॉब्लम, मतलब वो जरूर अपलोड कर दूंगी। क्लासेस यार मैं बहुत टाइम बाद ले पाती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम नहीं लग पाता। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे कवर अप कर लेंगे, ठीक है। मैं मतलब कोशिश करूंगी कि क्लास ले पाऊँ। ओके, इसी नोट के साथ मैं क्लास को एंड करती हूँ। आई थिंक आपको कोई, मतलब समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में पक्का मेंशन कर देना, ठीक है। थैंक यू ऑल।